बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इन्फॉमोर। मैं एक गरीब लड़की थी। शहर के एक बड़े ब्यूटी पार्लर में हेल्पर का काम करती थी। वहाँ एक औरत तैयार होने के लिए आती तो मैडम से कहती कि मुझे इस लड़की से मेकअप करवाना है। जब भी तैयार होकर जाती मेरे हाथ में एक नोटों की गड्डी पकड़ा देती। यूँ मैं बड़ी खुश हो गई। घर के हालात तेज़ी से बदलने लगे। एक दिन वो तैयार होकर जाने लगी तो उसने पैसों की बजाय मेरे हाथ में एक कागज़ पकड़ा दिया। मैंने इसे खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि अगर ढेर सारे पैसे चाहिए तो कल रात 12 बजे गली की नुक्कड़ पर आ जाना। जैसे ही आधी रात को वहाँ गई, किसी ने मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। होश आया तो जान ही निकल गई, क्योंकि सामने तो वही रात के 12 बज रहे थे। आज ब्यूटी पार्लर में काफ़ी रश था, क्योंकि आज बड़ी बेगम के बेटे की शादी थी। इसलिए मैडम हमें बार बार यही कह रही थी कि अगर किसी ने कोई गलती की तो इसकी एक माह की तनख्वाह काट दूंगी। मुझे भी काफ़ी डर था, इसलिए मैं काफ़ी एहतियात से काम कर रही थी ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए और इस गलती की वजह से वो सज़ा ना भुगत लूँ जिससे मेरे घर में फाका पड़ जाएगा। बेगम साहबा आई तो सारी वर्कर्स बेगम साहिबा को देखने लगी थी। सभी की ख्वाहिश थी कि वही बेगम साहिबा को तैयार करे, लेकिन मैडम ने मेरी तरफ इशारा किया कि बेगम साहिबा को तैयार करो, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी सफाई थी और मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा था। इसलिए मैडम की बात मानते हुए मैं बेगम साहिबा को तैयार करने लगी। मैंने इनका मेकअप जैसे ही किया तो इनका चेहरा इतना बदल गया था कि कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये वही बेगम साहिबा हैं जो कुछ देर पहले इतनी बूढ़ी लग रही थी। ये सच बात थी कि बेगम साहिबा काफ़ी बूढ़ी थी, क्योंकि वो बड़ी उम्र की थी। और इसी मोहल्ले की जानी मानी खातून बेगम साहिबा ने जैसे ही आईना देखा तो कहने लगी, वाह लड़की, तूने तो मेरी शक्ल ही बदल दी, तेरे हाथ में तो जादू है। मैं इनकी तारीफ पे काफ़ी खुश हुई थी। बेगम साहिबा ने जल्दी से ही अपने पर्स से 5,000 का नोट निकाला और मुझे दे दिया। मेरे लिए 5,000 का नोट काफ़ी अहम था। मैंने ज़िंदगी में कभी 5,000 का नोट नहीं देखा था, क्योंकि जो मेरी तनख्वाह थी वो भी 4,000 की थी। मैं मैडम से काफ़ी मिन्नतें करती रही कि वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, लेकिन वो हर बार कहती थी कि तुम अभी एक वर्कर हो, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाऊँगी। मैं काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। हम 5 बहन भाई हैं, जबकि मेरे अब्बा इस वक्त दुनिया से चले गए थे। इस वक्त मैं 8 साल की थी। मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। जब से अब्बा गए थे हमारा सारा निज़ाम बर्बाद हो गया था। अम्मा को तो अब यही फ़िक्र होती थी कि घर कैसे चलेगा। मैंने जैसे ही होश संभाला तो मुझे पता चला कि मेरे से पढ़ाई तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे ना थे। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि कुछ ऐसा करूँगी जिससे घर का ख़र्चा चल सके। हमारी दादी पहले तो हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन अम्मा का कहना है कि जब से मेरी बड़ी बहन पैदा हुई थी, जो कि एक हाथ से मज़दूर थी, इस वक्त से ही मेरी दादी ने मेरी अम्मा के साथ रहने से इनकार कर दिया था। वो मेरे अब्बा को भी यही कहती थी कि तेरी औलादें ऐसी ही होंगी, पर अब्बा ने अम्मा का साथ बिल्कुल न छोड़ा। इसके बाद मेरी पैदाइश हुई तो अब्बा काफ़ी खुश हुए थे, क्योंकि मैं काफ़ी सेहतमंद थी और अब्बा का यकीन और भी पुख्ता हो गया था। पर दादी को तो ये बात दिल में लग गई थी, इसलिए दादी ने दोबारा मुड़ के ना देखा। और अब अल्लाह जाने मेरी दादी कहाँ थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बचपन से ही इसी मोहल्ले में रहती थी। ये मोहल्ला वैसे तो काफ़ी रौनक था, लेकिन कभी कभी मुझे इस मोहल्ले में रहने से काफ़ी डर लगता था, क्योंकि सब जानते थे कि जूनिया के भाई छोटे हैं और इसके अब्बा भी नहीं हैं। इसलिए मैं जब भी इस मोहल्ले की गलियों से गुज़रती थी तो मुझे यही खौफ रहता था, क्योंकि मेरे सर पर किसी बाप का या भाई का साया नहीं था। भाई इतने बड़े नहीं थे कि मैं फ़ख्र से कह सकती कि मेरे भाई मेरे मुहाफ़िज़ हैं। इसीलिए मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरी इज़्ज़त ना लुट जाए, क्योंकि अम्मा मुझे यही कहती थी कि खूबसूरत लड़की को हमेशा ही खुद को ढाँप कर रखना चाहिए। इसलिए मैं जब भी इन मोहल्ले की गलियों से गुज़रती थी तो अपना चेहरा ढाँप कर ही रखती थी। अम्मा को मैंने काफ़ी मुश्किल से मनाया था कि मैं अब ब्यूटी पार्लर जाकर कोई कोर्स सीखूँगी। मेरे ख़ानदान में जब जिनकी भी शादी होती थी तो वो सब मेरे पास ही आते थे। हमारी अब्बा के ख़ानदान से इतनी बनती ना थी और ना ही मुझे इनकी पहचान थी। इसलिए मेरी खाला वगैरह जितने भी लोग होते थे वो शादी वगैरह के मौके पर मेरे पास ही आकर मुझसे तैयार होते थे, और मैं इन्हें ऐसा तैयार करती थी कि वो लोग दंग रह जाते थे। सब ही मेरी काफ़ी तारीफ़ करते थे कि मेरे हाथ में तो जादू है। अम्मा ने मुझे मशवरा देना शुरू कर दिया कि तू अब इन लोगों से पैसे लिया कर, लेकिन अगली दफ़ा जैसे ही मैंने इनसे ये बात की कि इस बार मैं तुम सबको तैयार तो करूँगी, लेकिन मैं ये सब फ्री में बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। पर जैसे ही मैंने अपने कज़नों को ये बात सुनाई
तो वो तो नाराज़ हो गई थी कि अगर हमें पैसे ही देने होते तो हम तुम्हारे पास क्यों तैयार होते। ये सुनकर तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था, पर मैंने अब ये काम छोड़ दिया था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगर मेरी किस्मत में यही काम लिखा है तो ये काम आगे चलेगा। इसी मोहल्ले में मेरी एक सहेली थी जो मेरी काफ़ी खैर-ख्वाह। एक दिन मैं जैसे ही इसकी तरफ मिलने गई तो कहने लगी, "ज़ूनिया, अब तुम क्यों नहीं किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर जॉब कर लेती?" मैं इसकी बात पर हैरान हो गई थी। मैं कहने लगी कि भला मुझे कौन जॉब पर रखेगा? मैंने तो कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ। लेकिन इसने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहने लगी कि तू एक दफ़ा जाकर तो देख, क्या पता तेरी किस्मत खुल जाए और तुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैंने जैसे ही अम्मा को ये सब बताया था तो अम्मा ने फ़ौरन इनकार कर दिया था कि मैं कहीं दूर नहीं जा सकती। इसकी वजह फिर से वही थी कि हमारे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं था। अम्मा ने फ़ौरन इनकार कर दिया था। ये बात सहेली को बताई तो वो कहने लगी कि तुझे तो दूर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस मोहल्ले की नुक्कड़ में ही एक ब्यूटी पार्लर है जो काफ़ी मशहूर है और इसकी जो मालकिन है वो भी बहुत अच्छी है। वो तुझे तो वैसे ही रख लेगी जब तेरे हाथ की सफाई देखेगी। इसकी बात सुनकर तो मैं खुश हो गई थी क्योंकि उसने मुझे उम्मीद दिला दी थी। अब मैंने अम्मा को मनाने लगी थी कि किसी तरीके से वो मुझे इजाज़त दे दें। अम्मा को यही कहती थी कि अम्मा बस नुक्कड़ में ही तो वो पार्लर है, इधर जाने का मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा और मैं जल्द वापस भी आ जाऊंगी। अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं अगले ही दिन ब्यूटी पार्लर चली गई थी। वो पार्लर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वह छोटे से घर पर मुश्तमिल था। वो इतना दूर भी नहीं था, लेकिन जिन गलियों से गुजर कर वो पार्लर आता था वो गलियाँ काफ़ी अजीब थीं। हर गली की नुक्कड़ पर 2-3 औबाश लड़के खड़े होते थे, लेकिन मैं इसलिए तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी क्योंकि मैंने अपने आप को एक चादर से ढाँप कर रखा हुआ था, तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं होता था। और मैंने ये भी सोच लिया था कि अम्मा को ये सब बिल्कुल नहीं बताऊँगी, वरना अम्मा ने मुझे इजाज़त नहीं देनी। मैं ब्यूटी पार्लर गई। कुछ देर तो मैंने मालकिन का इंतज़ार किया था। जैसे ही मालकिन अंदर आई तो मैं इनसे मिली और मैंने मालकिन को कहा कि अगर वो अपने पास मुझे वर्कर के तौर पर रखें तो मैं इनके हर काम में मदद करूँगी, क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर का काम काफ़ी अरसे से कर रही हूँ और अपने ख़ानदान की हर लड़की को मैं ही तैयार करती हूँ। तो वो मालकिन भी हैरान हो गई थी। उसने मेरे सामने एक लड़की को खड़ा कर दिया था और कहने लगी थी कि तुम इसे तैयार करो। अगर तुमने इसे मेरे मुताबिक तैयार किया तो मैं तुम्हें अपनी वर्कर के तौर पर रख लूँगी और बल्कि तुम्हें महाना तनख्वाह भी दूँगी। ये बात सुनकर तो मैं काफ़ी खुश हुई थी। मैंने इस लड़की को तैयार करने लगी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने इस लड़की को काफ़ी महारत से तैयार कर दिया था। वह लड़की काफ़ी अच्छी लग रही थी। मालकिन भी हाथों की सफाई देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। उसने फ़ौरन से ही मुझे काम पर रख लिया था। मैं काफ़ी खुश हो गई थी और इसी दिन वापस चली गई थी। मैंने अम्मा को बताया कि मुझे जॉब मिल गई है। अब मैं पार्लर वालिश मैडम की वर्कर के तौर पर काम करूँगी और मुझे 4,000 तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा कहने लगी कि बस 4,000, इससे क्या बनेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस 4,000 से भी हाथ धो बैठूं। इसलिए अम्मा को तसल्ली देने लगी कि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो मेरी तनख्वाह बढ़ा देगी। अम्मा किसी तरीके से बेफिक्र हो गई थी। अब मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि अगले दिन मेरा काम शुरू होने वाला था। मैं अगले दिन जैसे ही ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तैयार हुई और अपने आप को मैंने चादर से ढांपा तो दोबारा से ही इन गलियों में 2-3 लड़के खड़े थे। ये देखकर तो मेरा दिल तेज़ी तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि ये मेरा पहला तजुर्बा था। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन रोज़ी कमाने के लिए मुझे इन कांटों से गुज़र कर ही जाना था। इसलिए मैं चुपचाप जल्दी से वहाँ से गुज़र गई और ब्यूटी पार्लर चली गई थी। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। कुछ अरसे बाद ही एक बेगम साहिबा का मेकअप किया तो जैसे ही उन्होंने मेरी हथेली पर 5,000 का नोट रखा तो मैं ये लेकर अम्मा के पास चली गई। मैंने जल्दी से ये नोट अम्मा को दे दिया। अम्मा तो काफ़ी हैरान हो गई थी क्योंकि मैम ने बहुत अरसे बाद 5,000 का नोट देखा था। मेरी अम्मा काफ़ी तारीफ़ करने लगी थी। वो अब काफ़ी खुश हो गई थी और अब मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करती थी कि इन्हें भी यही लगता था कि अब मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि अब ज़माने से लड़ सकूँ। अम्मा भी यही चाहती थी कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। अगले दिन बेगम साहिबा का ही फंक्शन था जब ब्यूटी पार्लर में काफ़ी रश था। मैडम मुझसे कहने लगी कि आज तो तुम घर लेट ही जाओगी। मैं पहले तो थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन फिर मैडम साहिबा से दरख्वास्त करने लगी कि क्या मैं घर बता सकती हूँ। मैडम ने मुझे इजाज़त दे दी। जल्दी से मैंने इनका मोबाइल लिया और अपनी सहेली का नंबर मिलाने लगी ताकि वो मेरी अम्मा को पैगाम दे दे मैं आज घर लेट आऊँगी क्योंकि ब्यूटी पार्लर में काफ़ी रश है। इसने शायद अम्मा को बता ही दिया होगा। इस तसल्ली से मैं अब जाकर काम करने लगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आने लगी थी और मैं अब इन्हीं सर्विस देने लगी थी। मैंने किसी का मेकअप करती तो किसी के बाल बनाती, फिर इसकी थोड़ी देर बाद ही कोई और लड़की आ जाती।
तो मैं इसके नाखून तराशती। इन सब कामों में इतनी महारत हो गई थी कि जिस लड़की का भी मैं काम करती वो काफ़ी खुश हो जाती और मुझे दुगने पैसे दे देती। कोई मुझे 2000 देता तो कोई मेरे हाथ में 1000 का नोट थमा देता। मैं खुश खुश वो नोट जाकर अपने पर्स में रख देती थी। मैं अंदर से काफ़ी खुश हो जाती थी क्योंकि वो पैसे तो मुझे अलग से मिल रहे थे। इसके अलावा मैडम तो मुझे वैसे भी एक माहाना 4000 दे रही थी। मैं बहुत खुश होती थी कि अम्मा को जैसे ही ये पैसे दूंगी तो अम्मा कितनी खुश हो जाएंगी कि मुझे काम करते हुए रात के 9 बज गए थे। और मुझे पता ही ना चला मैडम कहने लगी कि जोमिया तुम थक गई होगी, अब आके खाना खा लो। मैं भी इनकी बात मानकर इनके पास चलेगी, इन्हीं के साथ खाना खाने लगी। मैडम भी बहुत अच्छी थी, मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। लेकिन 9 बजे के बाद दो लड़कियां रह गई थी। मैडम कहने लगी, जूनिया अगर तुम इन दोनों लड़कियों को भी तैयार कर दोगी तो तुम्हें 2000 और मिल जाएगा। मैंने मैडम की बात सुनी तो एक नज़र घड़ी को देखा। 9 बज रहे थे, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। लेकिन जैसे ही 2000 मेरे जहन में आए तो मैं तैयार हो गई थी और फिर से इन दो लड़कियों को भी तैयार करने लगी थी। वो लड़कियां भी मेरे साथ काफ़ी खुश बातचीत करने लगी। इसी वजह से टाइम का पता ही ना चला। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो 12 बज गए थे। मैं हैरान हो गई थी कि इतना जल्दी कैसे टाइम गुजर गया। जानती थी कि मैं जैसे ही घर जाऊंगी तो अम्मा से मुझे काफ़ी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर खुश हो जाती थी कि मैं अम्मा के सामने जब ये हज़ार हज़ार के नोट रखूँगी तो अम्मा शायद खुश हो जाएं और मुझे कुछ ना कहें। इसी तसल्ली के साथ मैंने मैडम को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और इस पार्लर से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो बाहर काफ़ी अंधेरा था। इक्का दुक्का लाइट चल रही थी, गलियां सारी सुनसान हो गई थी। मुझे तो काफ़ी खौफ आने लगा था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द किया था और जल्दी से ही अपने घर की जानिब बढ़ने लगी थी। मेरा घर 3-4 गलियां छोड़ कर ही था। मैं जल्दी जल्दी अगर कदम उठाती तो 10-15 मिनट तक पहुंच जाती थी, इसलिए मैंने अब रफ्तार तेज़ कर ली थी और अब जल्दी से ही घर जाने लगी थी। पर मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आएगा कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी। मैं ब्यूटी पार्लर वाली गली क्रॉस कर चुकी थी, अब मैं दूसरी गली में थी। अचानक से मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, पर मैंने जैसे ही पीछा देखा तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा वहम है, इसलिए मैं जल्दी से ही कदम उठाना शुरू कर दिए और अब तेज़ी से भागने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। इस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पीछे देखने की जहमत ही ना की और अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन इस शख्स की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ इसके चुंगल से आज़ाद ही नहीं हो रहा था। न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी, क्योंकि मैंने जल्दी से ही अपने नुकीले दांत इसके हाथ में घुसा दिए थे। अगले ही लम्हे वो शख्स चीखने लगा था और इसने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया था। मुझे भागने का मौका मिल गया था, पर मेरा वो पर्स वहीं छूट गया था जिसमें पैसे थे और मैं जल्दी से ही भागने लगी थी। मेरा सांस फूलने लगा था, लेकिन मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं थी। मैं अब तीसरी गली आ चुकी थी। मैंने एक नज़र पीछे देखा तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे सुकून मिला था। कुछ ही देर बाद मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा ने जल्दी से ही दरवाज़ा खोल दिया। जूनिया, तुझे मालूम भी है रात का वक्त हो गया है और तू कहाँ थी? तू कहाँ से आ रही है? अम्मा ने मेरी हालत न देखी, बस मुझे बातें सुनाने लगी थी। मैं दूसरी तरफ तेज़ी से सांस ले रही थी, आंसुओं से मेरा चेहरा तर था। जूनिया, तुझे क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? जल्दी से बता। अम्मा भी काफ़ी परेशान हो गई थी, जबकि छोटे बहन भाई भी मेरे इर्द गिर्द बैठ गए थे। नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस वो आज काम ज़्यादा था इसलिए थक गई हूँ। मैंने जल्दी से खुद पर काबू पाया, क्योंकि मैं ये सब अम्मा को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। अम्मा ने मेरी बात का यकीन कर लिया था, इसलिए प्यार से कहने लगी कि मुझे आराम करना चाहिए। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरा दिल अभी भी तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि अम्मा को अपनी हलाल की कमाई के पैसे दिखाकर इन्हें खुश कर दूंगी, और कहाँ मेरे साथ ये सब हो गया। अचानक ही जैसे मुझे अपना पर्स याद आया जो मैं गली में छोड़ आई थी, तो मैं फूट फूट के रोने लगी थी। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था, जिसकी वजह से अम्मा कहने लगी कि जूनिया आज तो पार्लर नहीं जाएगी। लेकिन मैं अम्मा को इनकार कर चुकी थी कि अम्मा अगर मैं एक दिन भी पार्लर ना गई तो मैडम मुझे नौकरी से निकाल देगी, इसलिए मुझे जाना है, लेकिन मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगी। मैंने अम्मा को तसल्ली दे दी और जल्दी से ही दोबारा से इन्हीं रास्तों पर निकल गई जिधर वह सब हुआ था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं मजबूर थी। एक मजबूर इंसान को बहुत बेबस कर देती है। मेरे साथ भी यही हाल था। मैं आज आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। इसी गलियों में काफ़ी रौनक थी, इसलिए अब दोपहर के वक्त मैं आराम से इस पार्लर चली गई थी। अब मैं शाम से पहले ही वापस आ जाती थी। इस दिन के बाद से कोई मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ था और मैं काफ़ी खुश थी।
इस साने को कभी बुला नहीं पाई थी। मेरा दिल अभी भी तेज़ी से धड़कने लगा था, लेकिन मुझे एक ही ख्याल आता था कि वो शख्स कौन हो सकता है जो मेरे पीछे पड़ा था। वो मुझसे क्या चाहता था? ये सवाल जैसे ही मेरे ज़हन में आते थे तो मैं परेशान हो जाती थी। अब मुझे पार्लर में काम करते हुए 1 साल हो गया था। अब बेगम साहिबा जब भी आती तो मुझसे ही तैयार होती थी। मैंने अम्मा को भी इनका बताया था। अम्मा भी काफ़ी हैरान हो गई थी और हमेशा यही बात करती थी कि वो भी इनसे मिलना चाहती है। एक दिन वो जैसे ही पार्लर आई तो अचानक से मेरी नज़र इनके बैग पर गई। जैसे ही मैंने इनका बैग देखा तो मैंने इनसे पूछा कि इन्हें ये बैग कहाँ मिला। बेगम साहिबा मुस्कुराकर कहने लगी कि इन्हें ये बैग इनके पोते ने तोहफे में दिया है। पर मैं तो कहीं खो गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल यही बैग 1 साल पहले इस रात को गली में गिर गया था, जब इस अनजान शख्स ने मेरा पीछा किया था। लेकिन मैं खामोश हो गई थी और मुझे यही लगा था कि शायद ये महज इत्तेफाक हो। बेगम साहिबा अब जब भी आती तो इनका मामूल था कि वो मुझे 2000 देकर जाती थी। मैं भी काफ़ी खुश हो जाती थी। मुझे अब पैसे की आदत हो गई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा काम भी करना पड़ता था, तो मैं कर लेती थी। एक दिन जैसे ही बेगम साहिबा पार्लर आई तो मैडम को घर में एक काम था, इसलिए मैं पार्लर की देखभाल करने लगी। जैसे ही बेगम को पता चला तो वो कहने लगी कि इन्हें मेरे साथ एक बात करनी है। इनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि आखिर इनको मुझसे क्या बात करनी है। बेगम साहिबा, मैं बोली तो वह कहने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम एक मामूली सी नौकरी करती हो। वो काफ़ी अफसरदा लहजे में बोली थी। मैं भी काफ़ी हैरान हो गई थी। मैंने फ़ौरन ही जवाब दिया कि मुझे मजबूरी के तहत ये नौकरी करनी पड़ती है, हमारा घर इसी से चलता है। इन्हें मुझ पर काफ़ी तरस आया था। कहने लगी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, इसके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर मैं वो काम करूँगी तो मुझे पार्लर वाले काम से 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने इनकी बात सुनी तो झट से बोलने लगी कि कौन सा काम है। बेगम ने जल्दी से मुझे एक कार्ड थमाया कि मैं इस पते पर आ जाऊं, आगे वो मुझे सब कुछ बता देंगी। मैंने जल्दी से वो कार्ड इनके हाथ से पकड़ लिया। इस पर एक एड्रेस था। मैं काफ़ी परेशान थी कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, पर जैसे ही पैसे का ख्याल मेरे जहन में आता था तो मेरा इरादा पक्का हो जाता था कि एक मरतबा मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अगले दिन मैं फ़ौरन ही पार्लर जाने के बजाय इस एड्रेस पर चली गई जो इस कार्ड में मौजूद था। वो एक बहुत बड़ा घर था जो मोहल्ले से कुछ दूर था। वो हवेली नुमा घर काफ़ी बड़ा लग रहा था। मैं जैसे जैसे अंदर बढ़ने लगी वैसे ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जो मैं कर रही हूँ वो ठीक तो है? क्या मुझे ये सब करना चाहिए? मैं इस हवेली के अंदर गई थी। शायद बेगम साहिबा इसी हवेली में रहती थी, लेकिन वो शायद किसी काम से बाहर गई हों। मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगी जब अचानक से इस हवेली की लाइट बंद हो गई थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कोई है क्या? मैं जल्दी से इस अंधेरे में चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब ना आया। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था जब अचानक ही मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अंधेरे की वजह से इस इंसान का सिर्फ साया ही दिख रहा था। कौन हो तुम? मैं दोबारा से बोली, लेकिन डर की वजह से मेरी आवाज़ इतनी हल्की थी कि सामने वाले को सुनाई ना दिया। मुझे मालूम था तुम मेरे पास आओगी। जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो मेरा वजूद जम सा गया। देखो, मैं यहाँ बेगम साहिबा से मिलने आई हूँ। इससे पहले वो शख्स मेरे पास आता जब मैं जल्दी से बोली, दादों को मैंने ही भेजा था तुम्हारे पास कि वो तुम्हें यहाँ बुलाएं और मेरी मुश्किल आसान कर दें। वो शख्स काफ़ी खुशी खुशी बोलकर मेरे करीब आया था, लेकिन मैंने अपने कदम पीछे सरकाए थे। कौन हो तुम? मैं जल्दी से बोली। देखो, इस रात मैंने तुमसे बात करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन तुम भाग निकली। पर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने जैसे ही इसकी बात सुनी तो जान गई थी ये शख्स इसी रात वाला शख्स है। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। वो शख्स इससे पहले मेरे साथ कुछ करता जब अचानक से हवेली की लाइट ऑन हो गई थी। मैं इस शख्स का चेहरा देखने लगी थी जो काफ़ी आवारा से हुलिये में मुख्तार था। अचानक ही ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। जब वो शख्स पीछे मुड़ा मैं भी सामने देखने लगी थी। ये आवाज़ बेगम साहिबा की। दादो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस लड़की को इससे पहले कि मुख्तार कुछ और कहता बेगम साहिबा ने इसके गाल पर थप्पड़ मारा था। मैं जान गई थी कि वह शख्स मुख्तार था, जबकि बेगम साहिबा इसकी दादी थी। मुझे माफ़ कर दो जूना, मेरे पोते ने तुम्हारे साथ ये सब किया। बेगम साहिबा मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी, पर अब मैं एक भी पल यहाँ नहीं रुक सकती थी। बेगम साहिबा मुझे बुलाती रही थी, पर मैं वहाँ से अपने घर चली गई। अगले दिन पार्लर गई तो मैडम की डांट अलग से सुनने को मिली थी कि मैंने छुट्टी क्यों की, पर मैं इन्हीं क्या कहती। जब भी चुपचाप बर्दाश्त करती रही, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैं ही पैसे के पीछे इतनी पागल थी कि इस औरत पर यकीन कर लिया जो गलत काम में अपने पोते का साथ दे रही थी। अभी भी मैं यही सोच रही थी कि जब मुझे किसी ने आवाज़ लगाई थी वो बेगम साहिबा थी। मैं जल्दी से उठकर इनसे दूर होना चाहती थी। मैं जान गई थी कि आज वो पार्लर किसी और मकसद से आई हैं, पर बेगम साहिबा ने जब मुझे बताया कि वो तो पहले दिन से ही इसी मकसद से आती थी कि मुझसे मिलती रहें,
ये बात सुनकर मैं हैरान थी। वो कहने लगी, बेटा जब मैं पहले दिन इस पार्लर आई थी, मेरे पोते ने तुम्हें बाहर खड़े होते देखा था। वो इस दिन से मेरे पीछे पड़ा था कि किसी तरीके से मैं इसे तुमसे मिलाऊं, वरना वो अपनी जान देने की धमकी देता था। बेगम साहिबा रोने लगी थी। वो मजबूर थी। मैं इनकी मजबूरी जान गई थी, लेकिन इन्हें दो टोक बोल दिया था कि मैं काफ़ी इज़्ज़तदार ख़ानदान की हूँ। अगर मुख्तार मेरी सच में इज़्ज़त करता है तो वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए, इस तरह मुझे जलील ना करे। बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आएगी। मैं काफ़ी हैरान थी। मुझ पे भी पता चल गया था कि वो बेगम जो मुझे बेगम साहिबा लाती थी वो मेरा ही बैग था जो गली में गिरा था, और इसमें पैसे थे। इसी वजह से इसकी भरपाई करने के लिए बेगम साहिबा मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देती थी। मैं जैसे ही घर गई, मुझसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि बेगम साहिबा ने मुझसे रिश्ते की बात की है, वो भी अपने इस पोते के लिए जो इतना बिगड़ा हुआ है। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी कि इतने बिगड़े हुए इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारती, और मुझसे ये हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी माँ को बताती कि बेगम साहिबा अपने पोते का रिश्ता लेकर मेरे घर आएंगी। अम्मा तो वैसे ही बहुत कहती थी कि वो बेगम साहिबा से मिलना चाहती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से वो बेगम साहिबा से मिलेंगी। इस दिन के बाद से मैं काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अम्मा भी नोट करती थी कि मैं बहुत परेशान होती हूँ। एक रात वो मुझसे कहने लगी कि दुनिया कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझसे कहो। मैंने अम्मा की बात जैसे ही सुनी तो अम्मा को इनकार करने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अम्मा मेरी मिन्नतें करने लगी कि आखिर में कब से इनसे बात छुपाने लगी। मैं भी जज्बाती हो गई थी और अम्मा के गले लग गई। मैंने अम्मा को सारा वाक़या बताया, वो 1 साल पहले वाली बात भी बताई और अब का वाक़या भी बताया था। अम्मा तो हैरान हो गई थी। अम्मा कहने लगी कि तुम फ़िक्र ना करो, जैसे ही बेगम साहिबा मेरा रिश्ता लेकर आएंगी तो मैं इनकार कर दूंगी। मैं भी काफ़ी खुश हो गई थी, लेकिन अब उदास रहती थी क्योंकि बेगम साहिबा काफ़ी अच्छी औरत थी और अम्मा से भी इनकी तारीफ़ें करती रहती थी। अम्मा भी कहने लगी थी कि शायद किस्मत को यही मंजूर था जो मैं बेगम साहिबा की अच्छाई के बावजूद इन्हें इनकार ही करूँगी। अम्मा तैयारियां करने लगी थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो बेगम साहिबा को काफ़ी गर्मजोशी से मिलें। वो बात अलग थी कि इनके पोते ने मेरे साथ किया किया था, लेकिन इस वजह से अम्मा बेगम साहिबा को दुखी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी मज़े मज़े के खाने बनाए थे। मैंने इन्हें समझाया कि इतने ज़्यादा खाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अम्मा यही कहती थी कि वो बेगम की वजह से ये सब कर रही हैं। वो इस चीज़ को नहीं देख रही कि वो किस मकसद से आ रही हैं, तो बस बेगम साहिबा से सिर्फ मिलना ही है। अम्मा ने बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई थी। 12 बज गए थे, बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थी और उन्होंने 12 बजे का ही टाइम लिया था। हम लोगों ने सारे घर की सफाई कर ली थी। अब मैंने अपने सारे बहन भाइयों को अच्छा तैयार किया था, लेकिन जैसे ही बेल बजी तो हम लोग काफ़ी पुरजोश हो गए थे। मेरी अम्मा कहती थी कि मैं दरवाज़ा खोलने जाऊं, लेकिन मैंने अम्मा को कह दिया कि आपको ही दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि बेगम साहिबा से मिलने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब। इसीलिए अम्मा भी मेरी बात मान गई और दरवाज़ा खोलने लगी। पर कुछ देर बाद जैसे ही अम्मा वापस आई तो इनका चेहरा मुरझाया हुआ था। इनके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि न जाने उन्होंने किसे देख लिया है। मैं अम्मा को कहने लगी कि सब कुछ ठीक तो है ना। अचानक ही सब बेगम साहिबा दिखाई दी तो मैंने इन्हें सलाम किया, पर अम्मा चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। मेरे सारे बहन भाई मेरे साथ ही खड़े थे, लेकिन अचानक से मेरी नज़र बेगम साहिबा के चेहरे पर गई तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि इनके चेहरे पर आंसू थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इधर अम्मा नाराज़ हुई हैं और उधर बेगम साहिबा रो रही हैं। बेगम साहिबा ने मेरे भाइयों को गले लगाया था, इसके बाद मेरी बहनों से मिली थी, फिर अचानक से मेरे गले लग कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जान नहीं पाई थी कि आखिर हुआ क्या है। वो बस रोई जा रही थी और कुछ बोलने से कासिर थी। मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया था। इनसे कहने लगी कि अम्मा को शायद देखकर कुछ याद आ गया होगा, इसलिए वो अपने रूम चली गई हैं। मैं इन्हें लेकर आती हूँ, लेकिन बेगम साहिबा ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, बेटा ऐसा ना करो, इन्हें पुराना दुख याद आ गया होगा। पुराने दुख बहुत गहरे होते हैं, इसलिए वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं बेगम साहिबा की इस बात को नहीं समझी थी, लेकिन हंसकर जल्दी से अम्मा के पास चली गई और अम्मा से पूछने लगी, अम्मा आखिर हुआ क्या है? आप तो बेगम साहिबा से मिलने के लिए इतने बेताब थे और इनके लिए आपने इतने ज़्यादा खाने बनाए, और आखिर फिर आपको हुआ क्या है? अम्मा कहने लगी कि जो बाहर बेगम साहिबा बैठी हैं वो असल में मेरी दादी हैं। अम्मा ने ये बात कही तो मेरे सर से आसमान गिरा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खाई में गिर रही हूँ। मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी जो मेरी दादी अम्मा से वो कहती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि बाहर जो औरत बैठी है वो मेरी दादी है, जिनसे मैं इतनी प्यार मोहब्बत से मुखातिब होती थी, जिन्हें मैं बेगम साहिबा समझती थी, और जो अपने पोते का रिश्ता मेरे पास लेकर आई हों वो मेरी अपनी दादी है। ये सुनकर तुम मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन मुझे इस मामले को अच्छी तरह संभालना था, इसलिए मैं जल्दी से ही बाहर चली गई। मैं बेगम साहिबा के पास बैठ गई थी और उनके हाथ थाम लिए थे और काफ़ी जज्बाती हो रही थी। मुझे देखकर बस रोई जा रही थी। मुझे अम्मा ने बताया कि यह मेरी दादी हैं, शायद तब ही मैं आपके साथ काफ़ी मायूस हो जाती थी।
और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा आपसे कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन आपने जो मेरी अम्मा के साथ किया था वो बहुत गलत था। काश आप वो सब ना करती तो आज हम सब इकट्ठे होते, शायद हम भी इसी हवेली में रह रहे होते। मैं ये कहकर रोने लग गई थी जब बेगम साहिबा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी कि बेटा मुझसे गलती हो गई। मैंने दादी को कहा कि अगर वो चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो इन्हें पहल करनी होगी और इन अम्मा से कहना होगा कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है। मेरी दादी ने बात मान ली थी। वो जल्दी से अंदर चली गई। कुछ देर बाद अम्मा भी इनके साथ बाहर आई थी। अम्मा अब चुप हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इनके चेहरे पर सुकून हो गया हो। कुछ देर बाद दादी ने खाना खाया तो वो बगैर कुछ बोले कोई बात किए बगैर ही वापस चली गई थी। तो मैं हैरान हो गई थी कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद अम्मा ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो। लेकिन कुछ माह बाद अचानक ही अम्मा ने मुझे बुलाया और मुझसे प्यार से कहने लगी, बेटा मुख्तार तुम्हारे ताया का बेटा है जिसके साथ तुम्हारी मंगनी तय हुई है। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अम्मा से पूछने लगी, अम्मा ये सब कब हुआ और ये मंगनी किसने तय की है? तो अम्मा कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम्हारी दादी आई थी मैंने उस दिन ये मंगनी तय कर ली थी और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुकून से एक अच्छे घर में रहे। पर मैं अम्मा की बात सुनकर तो हैरान हो गई थी कि मैं ऐसे कैसे इंसान के साथ रह सकती हूँ जो इतना जुनूनी है, जो अपनी जान देने की बात करता है। अम्मा कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि तो हम लोग दोबारा से आपस में जुड़ जाएं तो इसके लिए रिश्ता काफ़ी ज़रूरी है। मम्मा की बात को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूर होकर मैं हाँ कर दी और मेरी शादी मुख्तार से हो गई थी। इस शादी के बाद हम लोग भी हवेली चले गए थे। मुझे यही लगता था कि मुख्तार मेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन इसने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया था। मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी कि इसकी नीयत कभी बुरी नहीं थी, बस इसका तरीका गलत था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।